Good morning, students. Today we discuss on power sharing, and it is the first chapter in your political science book. So, the term power sharing. Here, just I would like to tell you that what is the meaning of sharing. Sharing का मतलब क्या होता है? शेयरिंग मतलब हम यदि अपने इमोशंस को, हम अपने फीलिंग्स को या हम अपने बिलोंगिंग्स को यदि किसी के साथ शेयर करते हैं, दैट इज शेयरिंग। और शेयर करने का एडवांटेज क्या होता है? यदि हम अपना जो फीलिंग है, यदि हम अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसका सबसे पहला एडवांटेज होगा, यदि हम बहुत खुश हैं या हम बहुत उदास हैं और हम यदि किसी के साथ शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, या मेरी खुशी में जब कोई दूसरा शामिल होता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड द नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ बिलोंगिंग्स। तो शेयरिंग ऑफ बिलोंगिंग्स का मतलब है जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, यदि हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा और जिसके साथ हम शेयर करते हैं दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है, दैट बॉन्डिंग विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। और वो बॉन्डिंग यदि स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्वीट हो जाएगा। एंड द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दैट इज शेयरिंग ऑफ पावर, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में, शेयरिंग ऑफ पावर। पावर का जो शेयरिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आप अपने घर में ही ले लीजिए, यदि आपके घर में पावर का शेयरिंग किया जाता है, सपोज एक ही फैमिली के एक ही मेंबर को यदि पावर दे दिया जाता है तो बाकी जो मेंबर्स क्या करते हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि नो आई एम नॉट लाइक दिस, इसीलिए मुझे पावर नहीं दिया जा रहा है। तो पावर शेयरिंग का मतलब यदि हम उसको पावर दे रहे हैं तो देने से क्या होता है, जो व्यक्ति को हम पावर दे रहे हैं ही विल बिकम more sensible and responsible for that particular work. So यदि हमें किसी व्यक्ति के जो क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज़ को और थोड़ा सा प्रमोट करना है तो पावर उसको देना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस पावर हेल्प हिम टू बिल्ड हिज quality as well as the tendency of responsibility, So here in your NCERT textbook they have given example of power sharing through the examples of two countries, and that countries are Sri Lanka and Belgium. Now we discuss power sharing of Sri Lanka. Now we discuss on the power sharing of Sri Lanka. In 1948 Sri Lanka become independent, and जब 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंसी मिली थी, एंड दैट टाइम जो श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे पावर शेयरिंग में एथनिक कॉम्पोजिशन का क्या काम है। यस, उसके बाद हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि पावर शेयरिंग में एथनिक कॉम्पोजिशन का क्या रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। सो here we discuss the ethnic composition of Sri Lanka. First, सिंहला जो है इनकी जो पॉपुलेशन थी that is 74%, and the second श्रीलंकन जो तमिलियन थे they are 13%। जो श्रीलंकन तमिलियन थे उनकी जो पॉपुलेशन थी 13% थी। एंड द नेक्स्ट इंडियन तमिलियंस उनकी पॉपुलेशन थी 6%। एंड द लास्ट जो है दैट इज क्रिश्चियन, उनकी पॉपुलेशन थी 7%। अब यहाँ पे जो है आपने देखा ये एथनिक कॉम्पोजिशन, बच्चों याद रखिएगा कभी कभी सीबीएसई में जो है ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। सो यू हैव टू मेंशन ऑल द composition of Sri Lanka, that is Sinhala 74%, Sri Lankan Tamilian 13%, Indian Tamilian 6% and Christian 7%. अब यहाँ पे जो है
आपके मन में ये आ रहा होगा कि ठीक है सिंहला, ठीक है श्रीलंकन तमिल, श्रीलंका से बिलोंग करते थे, श्रीलंकन तमिलियन श्रीलंका से बिलोंग करते थे। अब इंडियन तमिलियन वहाँ कहाँ पहुँच गए? वो लोग श्रीलंका जो है गए थे एज ए टी प्लांटेशन वर्कर, एज ए टी प्लांटेशन वर्कर जो है वो लोग श्रीलंका गए थे एंड आफ्टर दैट दे सेटल्ड देयर परमानेंटली, वहीं पे वो लोग सेटल्ड हो गए और इनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज 6%। एंड द लास्ट इज क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन का जो पॉपुलेशन है दैट इज 7%। एंड जो क्रिश्चियन थे उन लोग सिंहलाज भी थे एंड इवन दो वो लोग तमिल भी बोलते थे, वो लोग सिंहलाज लैंग्वेज भी यूज करते थे और तमिल भी बोलते थे। श्रीलंकन तमिलियंस दे यूज टू यूज लैंग्वेज तमिल। तो ये सिंहला जो है दैट इज लैंग्वेज, हियर दे तमिल इट इज ऑल्सो लैंग्वेज। जो क्रिश्चियंस थे वो लोग सिंहला लैंग्वेज भी यूज करते थे एंड तमिल लैंग्वेज भी यूज करते थे और इनकी जो पॉपुलेशन थी दैट इज 7%। अब यहाँ पे ये तमिलियंस ने डिमांड रखा कि नहीं, जो आपकी जो है ये जो गवर्नमेंट में आपका ही सारा कुछ चलता है, आपका ही पावर है, इसीलिए आप अपने पावर को हमारे साथ शेयर कीजिए। तो उसमें जो है सिंहला जो है उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया, बोला नहीं हम लोग मेजॉरिटी में है और इसीलिए सारा पावर जो है वो हमारा ही होगा। तो अभी जो हम बता रहे बच्चे कि सिंहला जो कम्युनिटी है, जो लैंग्वेज के पीपल है, दे आर इन मेजॉरिटी एंड दे डिनाइड टू गिव पावर टू अदर तमिल पीपल। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया एंड दैट एक्ट passed in the year 1950s and the name जो है the name of that act was majoritarian policy। अब उस majoritarian policy में उन्होंने ये जो है एक्ट पास कर दिया कि सिंहला जो लैंग्वेज है that will become the official language of श्रीलंका। और इसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और उन गवर्नमेंट जॉब्स में एंड फर्दर स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए जो सिंहला पीपल हैं उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड इसके साथ क्या यहाँ पर मैं और एक बताना चाहूँगी बच्चों, जो सिंहला पीपल थे दे आर बुद्धिस्ट, उनका रिलीजन क्या था, बुद्धिस्ट थे वो लोग। एंड यहाँ पे जो तमिलियंस थे दे आर मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज, इनका दो रिलीजन था। जो श्रीलंकन तमिलियंस एज वेल एज इंडियन तमिलियंस दे आर हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स। तो यहाँ पे बुद्धिज्म को भी सिंहला पीपल ने क्या किया, बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया एंड उसको प्रमोट करने के कारण जो माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल में कौन है, दैट तमिलियंस, हिंदू तमिल, मुस्लिम तमिल एंड द रेस्ट क्रिश्चियन। जो उन लोगों ने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। उन लोगों ने कहा हम लोगों को एलियनेट किया जा रहा है, हम लोगों को पावर नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए हम लोग को जो है इनके साथ फाइट करनी होगी, तभी जाके मुझे हम लोगों को अपना पावर मिलेगा। तो इसमें अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, जब आप पावर किसी को नहीं दे रहे हो खुशी से, विलिंगली, यदि आप किसी को पावर नहीं दे रहे हो तो अल्टीमेटली हमें फिजिकल फोर्स का ताकत लेना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। और वही सीन जो है श्रीलंका में क्रिएट होता है। और वो इसके बाद क्या होता है, जितने भी तमिलियंस थे उन्होंने जो है एक तमिल एलम की मांग की। उन्होंने कहा ठीक है, आपके इस स्टेट में हम लोगों को कोई पावर नहीं दिया जा रहा है, सो हमारा एक अलग स्टेट बनाइए एंड दैट स्टेट विल बिकम तमिल एलम। एलम का मतलब है स्टेट, तो हमारा एक स्टेट अलग बना दीजिए। उसके लिए भी सिंहला जो पीपल थे वे राजी नहीं हुए एंड अल्टीमेटली सिविल वॉर स्टार्टेड। और जो आपस में ही इन लोगों का सिविल वॉर, यहाँ पे मैं आपको बता
बताना चाहूँगी द मीनिंग ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर जो है दैट इज नॉट डिफेंस वॉर। सिविल वॉर मतलब द फाइटिंग ऑफ पीपल विथ ईच अदर इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर लोगों का आपस में ही फाइटिंग करना, दैट इज नोन एज सिविल वॉर फॉर देयर राइट, अपने राइट के लिए फाइटिंग करना। सो सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड हम सब ये जानते हैं कि जब भी कोई फाइट होती है या वार होता है तो उसका रिजल्ट जो है दैट इज़ वेरी 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 पैथेटिक एंड बहुत ही वर्स्ट होता है। उसमें जो वार में कई सारे इनोसेंट पीपल जो हैं वो मारे जाते हैं। इसके बाद कई सारे पीपल जो है वो श्रीलंका छोड़कर भाग जाते हैं। और ये नहीं, इसके बाद और होता है जो श्रीलंका की जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन, वार में तो डेफिनेटली इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा किसी भी देश का, वो डाउन हो जाएगा। और जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन श्रीलंका का डाउन हुआ वैसे ही जो प्रोग्रेस था श्रीलंका का, जो प्रोग्रेस, दैट प्रोग्रेस जो है विल स्टॉप, वो रुक जाती है। श्रीलंका की प्रोग्रेस भी जो है वो रुक जाती है, डेवलपमेंट उनका नहीं होता है। एंड बहुत सारे जो पीपल है श्रीलंका के वो एज अ रेफ्यूजी दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं। सो ये था बच्चों द रिजल्ट ऑफ सिविल वॉर, द रिजल्ट ऑफ सिविल वॉर। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत जो है गौर करना होगा कि क्या श्रीलंकन जो है सिंहला, जो मेजॉरिटी में जो थे सिंहला पीपल एंड दे आर बुद्धिस्ट, क्या उन्होंने पावर का प्रॉपर जो है शेयरिंग किया? नहीं, बिल्कुल शेयरिंग नहीं किया। और जो पावर का शेयरिंग जब उन्होंने नहीं किया, अल्टीमेटली उसका जो बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा श्रीलंका पे। एंड वो बैड इम्पैक्ट आपको मैंने बता दिया, सिविल वॉर हुआ, डेवलपमेंट रुक गया, कई इनोसेंट पीपल मारे गए एंड कई सारे जो पीपल हैं दे went to other countries as a refugees, रेफ्यूजी बन के दूसरे कंट्रीज में चले गए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। नाउ कम टू द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। सो यहाँ पे जो है मैं बता दूं, बेल्जियम जो है यूरोप कॉन्टिनेंट का जो है बहुत छोटी सा कंट्री है। तो वो कंट्री जो है इतना छोटा है कि हमारे यदि इंडिया का जो आप हरियाणा स्टेट देखोगे, जस्ट लाइक हरियाणा स्टेट, उनका जो है जो एरिया है जस्ट लाइक हरियाणा स्टेट, इतनी छोटी कंट्री है। और वहाँ पर इसके जो बेल्जियम के जो बॉर्डर्स हैं दैट कनेक्ट विथ फ्रांस, जर्मनी एंड नीदरलैंड, तीन जो है कंट्रीज हैं उनके साथ इनके बॉर्डर्स जो है शेयर होते थे। और यही कारण है बेल्जियम में जो है तीन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। That the first one is Dutch people, the second one is French people and the third one is German people. So here I am going to explain you the ethnic composition of Belgium. क्या है ethnic composition? मतलब the people of different languages live together in a country or in a city. That is ethnic composition. The different people of different languages. The people of different languages live in a country, that is ethnic composition. So here the ethnic composition of Belgium is 59. Dutch people is 59%, French people 40% and German people 1%. So ये जो ethnic composition मैंने आपको बताया that is in the center, ये बेल्जियम के कंट्री में था। बट इन ऑपोजिट टू दैट इन द capital of the Belgium, that is Brussels. The capital of the Belgium is Brussels. वो just opposite to that the population of that Brussels is जो 80%. Here the 80% French people are in the Brussels and here the Dutch people are only 20%. तो देखिए रिवर्स हो गया, the rest of the country Dutch people are in majority and in the Brussels, the capital of Belgium, the population of French people is more than Dutch people, means 80%. तो
यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि डच पीपल का जो मेजॉरिटी कंट्री में ज़्यादा होने के बाद भी डच पीपल उतने ज़्यादा जो है आगे नहीं थे, उनको उतनी ज़्यादा सुविधाएं फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी, तो उनको जो है बहुत एलियनेटेड फील हुआ, वो बहुत मतलब डिस्क्रेड हो गए कि अरे हमारे साथ क्यों इतना अनजस्टिस किया जा रहा है। जितनी फ्रेंच पीपल ही एजुकेटेड थे, जितना भी इकोनॉमिकली, जितना भी सोशली एंड जितना भी एजुकेशन फील्ड में जितना भी एडवांटेज या जितनी भी उन लोगों को जो मिल रही थी फैसिलिटीज़, किसको मिल रही थी? फ्रेंच पीपल को मिल रही थी। तो इससे क्या होता है, जो डच पीपल हैं वो लोग जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए एंड दे डिसाइड टू फाइट विद द फ्रेंच पीपल। लेकिन यहाँ फाइट करने की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, बिकॉज द पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ द शेयरिंग ऑफ देयर पावर। सो बिटवीन 1970 to 1993 जो बेल्जियम कंट्री है वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 4 टाइम्स जो है अमेंडेड किया गया एंड वो 4 टाइम अमेंडेड करने के बाद जो है इन लोगों ने डिसाइड किया ओके हमारा जो पावर है उसको हम इक्वली शेयर करते हैं विथ होम, with Dutch people and the French people। अब यहाँ पे जो ब्रसेल्स में जो है डच पीपल की जो है पॉपुलेशन एज कंपेयर टू फ्रेंच पीपल कम था, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री में डच पीपल का जो पॉपुलेशन था वो एज कंपेयर टू फ्रेंच पीपल वो ज़्यादा था। तो दोनों ने जो है समझौता किया। क्या समझौता किया? ओके आपका जो ब्रसेल है वहाँ पे भी हमारा जो पावर होगा दैट विल बी 50-50 एंड जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वहां पर भी हमारा जो पावर होगा दैट विल बी 50-50। तो इसका मतलब दोनों जगह जो है दोनों को पावर कैसा दिया गया? इक्वल पावर जो है शेयर किया गया। तो यहाँ पे डिस्प्यूट होने वाली बात ही नहीं आती है। सो यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूँगी बच्चों कि ये जो जर्मन पीपल हैं इनकी पॉपुलेशन 1% है एंड ये बहुत न्यूट्रल रहते हैं। ओके जिसका भी पावर हो बट हम लोगों को जो है फैसिलिटीज़ मिलती रहे, वी आर हैप्पी, उनका कोई इंटरफियरेंस नहीं था इसमें। तो इसमें क्या है आपका दोनों को जो है पावर इक्वल दे दिया गया। कहाँ? ब्रसेल द कैपिटल ऑफ बेल्जियम एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री दे एंजॉयड देयर पावर। जो है पावर्स जो है दोनों को मिला एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो बेल्जियम कंट्री है उसकी जो डेवलपमेंट है ऑल राउंड डेवलपमेंट शुरू हो गया। यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूँगी, इन्होंने जो है जो कम्युनिटी पीपल है, जो कम्युनिटी लोग हैं, जो कम्युनिटी मतलब जो जैसे आपके डच पीपल है, फ्रेंच पीपल है, जर्मन पीपल है, तो विलेजेस में जहाँ वेयर दे लिव, जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी फॉर्म किया। क्यों कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म किया? फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट कंसर्न कम्युनिटी पीपल इन द फील्ड ऑफ कल्चर, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, etc. So these are some advantages of पावर शेयरिंग ऑफ बेल्जियम। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? यदि हम कंपेयर करते हैं किसका श्रीलंका का एंड बेल्जियम का कंपेयर करते हैं, और श्रीलंका कंट्री में इंटरनल जो है कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने के रिजल्ट क्या होते हैं? सब लोग जो है अलग थलग पड़ जाते हैं, और जब जैसे ही जहाँ पे आप लोगों का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होगा तो हम लोगों का जो है कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, और जहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुआ वहाँ पे कंट्री का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली रुक जाता है। तो वो श्रीलंका के साथ हुआ। लेकिन रिवर्स ऑफ दैट बेल्जियम में क्या हुआ? इन्होंने पावर को जो है इक्वली शेयर किया विथ ईच कम्युनिटी ऑफ द पीपल। जो यूरोपियन यूनिट है उन्होंने ब्रसेल को जो है हेडक्वार्टर बनाया। सो कितना बड़ा एडवांटेज है। सो इट बिकम
headquarter of European Union. So these are some examples of power sharing of two countries. The first one is Sri Lanka and the second one is Belgium. So come to the next topic, advantages of power sharing or why power sharing is desirable. क्यों हमको पावर शेयरिंग चाहिए और उस पावर शेयरिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं. पहले हम डिस्कस करते हैं कि पावर शेयरिंग हमको क्यों चाहिए. पहला जो है क्यों चाहिए, सबसे पहला कारण है पावर शेयरिंग जो है, यदि हम पावर को शेयर करते हैं इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स. ये जो है मतभेद को कम करता है. इट रिड्यूसेस conflicts or you can say social conflicts. Then second one is reduce chances of division. जैसे ही हम पावर को शेयर करते हैं तो चांसेस ऑफ डिवीज़न को वो रिड्यूस करते हैं. कैसे चांसेस ऑफ डिवीज़न, सपोज हम जो हैं अपर कास्ट के हैं या हम हिंदू हैं, वो लोअर कास्ट का है या वो अलग रिलीजन का है, तो यदि हम पावर को शेयर नहीं करते हैं तो हमारे अंदर वो फीलिंग्स आ जाएगी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिवीज़न का, कि ओहो आई एम मुस्लिम और आई बिलोंग टू अदर कास्ट और आई बिलोंग टू अदर रिलीजन, सो हम मुझे पावर नहीं दिया गया. लेकिन जब हम यहाँ पे पावर इक्वली जो है लोगों को दे रहे हैं तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस है सोशल डिवीज़न होने का. वहाँ पे जो है सोसाइटी में लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, दैट विल बिकम मोर strong. And the third point is very important, open pathways for development. आप जब पावर शेयर करोगे तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा कंट्री का, क्योंकि एक आदमी के पास यदि पावर रहता है ही कैन नॉट सेटिस्फाई टू द ऑल पीपल ऑफ दैट कंट्री और यू कैन से टू द ऑल मेंबर ऑफ हिज फैमिली ऑल्सो. एक आदमी के पावर यदि रहता है ही नेवर सेटिस्फाई ऑल द पीपल ऑफ दैट कंट्री. इसीलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है हम लोगों को एक दूसरे के साथ शेयर करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. दैट कम्स अंडर एनालिटिकल advantage of power sharing. Now come to the moral. क्या इसका नैतिक, क्यों हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि हमें पावर शेयरिंग क्यों देना चाहिए. यहाँ पे जो है मॉरल जो है एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमको जो है पावर को शेयर करना चाहिए. फॉर एग्जांपल यदि जो है सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन देना चाहेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट chosen by the people and for the people. जो गवर्नमेंट है जो उसको हम चूज भी करते हैं एंड वो मेरे लिए ही काम करता है. तो जब यहाँ पे जो है पावर हम लोगों को भी दिया गया है, पीपल को भी दिया गया है. येस, यू हैव राइट टू चूज योर लीडर्स. तो यहाँ पे पावर को शेयर किया गया है. दैट इज इसका मतलब जब हमारे बारे में आप सोच रहे हो, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अस, तो ये हमारी भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वी सेलेक्ट a good and the best government for the country. Then थर्ड है हमारा people have right to consult how they are to be governed. यहाँ पे देखिए पावर हमको दिया गया इन डेमोक्रेसी कि वो हम गवर्नमेंट जो है वो हमसे कंसल्ट करती है कि आपको हम जो है किस तरह से गवर्न करें, विच गवर्नमेंट यू लाइक एंड विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट यू लाइक. देन पावर जो है पीपल को भी दिया गया है. सो इट इज मॉरल ड्यूटीज. नाउ
come to the next topic, types of power sharing. The first type is the power sharing between different organs of the government. तो यहाँ पे देखिए टाइप, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो पावर शेयरिंग जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वो कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट वन इज जो है तो आपका हो जाता है लेजिस्लेचर, एंड सेकेंड वन इज आपका हो जाता है एग्जीक्यूटिव, एंड द लास्ट वन इज जुडिशरी. तो यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन्स ऑफ दैट गवर्नमेंट. क्या क्या ये जो ऑर्गन गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनका क्या क्या काम होता है. तो नाउ डिस्कस ऑन द लेजिस्लेचर. तो यहाँ पे जो तीन है, सबसे पहले मैंने बताया लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर को यदि मैं आपको सिंपल वे में बोलूँ तो दे आर रूल मेकर, कानून बनाते हैं. कहाँ बैठकर? इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में बैठकर लेजिस्लेचर्स जो है वो ये लॉ बनाते हैं. एंड देन थर्ड, उस लॉ को, उस रूल को जो इम्प्लीमेंट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव. दैट इज द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव. अब वो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाता है? यदि मैं सेंटर की बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव में आपके आ जाते हैं प्रेसिडेंट, आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, आ जाते हैं. देन अभी स्टेट की बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं. यूटी की बात करूँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आ जाते हैं. स्टेट में गवर्नर, जो गवर्नर है वो भी आ जाते हैं. दे आर एग्जीक्यूटिव मेंबर. उनका काम है जितना भी जो है लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाता है, रूल बनाता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर टू एग्जीक्यूट ऑल द लॉ एंड द रूल ऑफ दैट country. Then third, it is also very important, the third organ is judiciary organ. Judiciary मतलब उसको न्याय देना है, उसको क्या करना है? न्याय देना है. तो यदि मैं यहाँ पे जुडिशरी का बात करूँ तो जुडिशरी में जो है आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट. यदि सेंटर को लेकर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर जुडिशरी. एंड यदि मैं स्टेट के लेवल में बात करूं तो हाई कोर्ट्स कम्स अंडर जुडिशरी. मतलब ये जुडिशरी जो है, जो लेजिस्लेचर है एंड एज वेल एज जो एग्जीक्यूटिव जो है, इन दोनों को क्या करता है? दोनों को बैलेंस करता है. दोनों उस पे जो है अपना न्याय सुनाता है. यदि आपने किसी भी कानून को, किसी भी रूल को यदि प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं किया है तो उसके अगेंस्ट में है जो है जुडिशरी अपना निर्णय सुनाता है. सो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव जो पावर है, गवर्नमेंट ऑर्गन्स है, न्याय करता है. एंड सेंटर में जुडिशरी जो है यदि कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट आता है, एंड स्टेट लेवल में जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट आ जाता है. सो these are three different organs of government: legislature, executive and judiciary. सो इसको हम लोग, और एक यदि आपके एग्जाम में ये पूछता है डिफाइन या डराइव द डिफरेंट हॉरिजॉन्टल जो है डिस्ट्रीब्यूशन में आप लिख देंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. दीज कम्स अंडर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. Then come to the next, power sharing between government of different levels. अब यहाँ पे हमारा जो है डिफरेंट ऑर्गन्स था, अब यहाँ में गवर्नमेंट का डिफरेंट लेवल्स में है. एज यू नो कि हमारे यहाँ पे 3 tier गवर्नमेंट सिस्टम है. कितने टीयर्स गवर्नमेंट सिस्टम है? 3 tier. द फर्स्ट वन इज यूनियन गवर्नमेंट और यू कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट एंड द लास्ट वन इज लोकल गवर्नमेंट. अब यहाँ पे जो है इन तीनों को इक्वल जो है पावर जो है दिया जाता है.
क्यों दिया जाता है? यूनियन गवर्नमेंट जो है अपनी थोड़ी सी जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द वेलफेयर और took any initiative action for the people of that concerned state. क्योंकि आप यदि स्टेट को पावर नहीं दोगे तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में एंड लोकल लेवल में, वो कोऑर्डिनेशन जो है वो ठीक नहीं होगा, वो ब्रेक होगा. सो यदि आपको एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना है तो आपको पावर जो है डिवाइड करना ही है, कुछ पावर आपको शेयर करने ही है. तो वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है एंड लास्ट में जो है लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दिया जाता है. क्यों लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है? क्योंकि या स्टेट में बैठकर या सेंटर में बैठकर जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स, व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, उनके प्रॉब्लम को डायरेक्टली ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट रियलाइज कर सकता है ना तो स्टेट गवर्नमेंट रियलाइज कर सकता है. कौन रियलाइज करेगा? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कंसर्न एरिया, लोकल अथॉरिटीज. सो इसीलिए इट इज नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट सम पावर और टू डिस्पर्स सम पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, ताकि वो लोग अपने एरिया के जितने भी लोग हैं, जितनी भी जो पब्लिक है, उसके वेलफेयर में वो लोग अपना काम कर सके. सो दीज आर सम different powers sharing in the between the government of different levels. First one is central government, second one is state government and the third one is local government. अब यहाँ पे इसके पहले हमने कहा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पे इनको हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इसको क्या कहेंगे हम लोग? वर्टिकल. तीनों अपने अपने एंगल में काम करते हैं, अपने अपने एरिया, कन्फाइंड एरिया में अपने फ्रीडम से, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन या विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देगा, कोई उसमें दखल नहीं करेगा. आपको दे दिया गया है काम, आप अपने हिसाब से काम कीजिए. तो यहाँ पे वर्टिकल इसलिए बोला गया है कि जो पावर आपको दिया गया है आप उसको अपने तरीके से एक्सरसाइज कीजिए. इसमें ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा और ना तो स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा. एवरी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर फ्री टू एक्सरसाइज या टू यूज देयर पावर फॉर द development of the country or the welfare of the people. Now come to the next topic, students. Power sharing between political parties. पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज मतलब यहाँ पे यदि मैं डेमोक्रेसी की जो है चर्चा करूँ तो किसी भी डेमोक्रेसी में किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को परमानेंट पावर नहीं दिया जा सकता. ये जो है आपका शेयर जो है, जो जितने भी पावर्स है वो शेयर दूसरे लोगों के साथ भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यदि सपोज जो है आप इलेक्शन में यदि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजॉरिटी में तो होती है, लेकिन मेजॉरिटी में आने के बाद भी वो जो है गवर्नमेंट बनाने का जो कोरम है वो फुलफिल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ एमपीज, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो यदि वो कोरम पूरा नहीं कर पाती है, इन दैट केस दैट पार्टी अप्रोच अदर स्मॉलर पार्टीज. किस लिए उनके साथ अप्रोच करती है? ठीक है, हम लोग दोनों मिलके अलायंस गवर्नमेंट बनाते हैं. अलायंस मतलब हमारा साझा सरकार. ठीक है, आप मेरे पार्टी में आ जाइए. सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए जो नंबर ऑफ जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होनी चाहिए वो पूरा करने के लिए उनको जो है ऑफर दिया जाता है. और जब वो उनके साथ जो है जुड़ जाते हैं, अलायंस कर लेते हैं, दैट
पार्टी कॉल्ड अलायंस पार्टी। वो पार्टी क्या कहलाती है? अलायंस पार्टी कहलाती है। अब यहाँ पे आ जाता है पावर शेयरिंग विद द पॉलिटिकल पार्टीज। आपने जब एक दूसरी पार्टी के साथ अलायंस किया है, गठबंधन किया है, आपने उसको अपने साथ जोड़ा है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप जो दूसरी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो आपको मेजॉरिटी के लिए अपना जो है सहयोग दिया है, अलायंस दिया है, तो उनको भी आप पावर्स उनके साथ भी शेयर कीजिए। सो दैट इज शेयरिंग ऑफ पावर टू द बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे हम और एक आ जाते हैं कि ठीक है, एक पार्टी जो है रूलिंग पार्टी होती है एंड जो दूसरी पार्टी क्या होती है? ऑपोजिशन पार्टी होती है। दो पार्टीज होते हैं पार्लियामेंट में। यदि हम ऑपोजिशन पार्टी को कोई पावर ही नहीं देंगे तो पार्लियामेंट का कोई मतलब ही नहीं है, डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो उनको जो ऑपोजिशन पार्टी है उनको भी पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है? कि यदि हमारा जो रनिंग गवर्नमेंट है, हमारी जो रनिंग गवर्नमेंट है, इफ दे do any mistake, it is the duty of that opposition party to raise their voice। अपनी वॉइस को जो है वो रेस करती है, उनके अगेंस्ट में वो जो है आवाज उठाती है, नो आपने ये जो डिसीजन है वो गलत लिया है। तो ये पावर दिया गया है, तभी तो हुआ है बच्चों। तो ये है पावर शेयरिंग। तो ये जब तक ये डेमोक्रेसी में पावर को शेयर नहीं किया जाएगा, डेमोक्रेसी का जो सही मीनिंग है, डेमोक्रेसी का मीनिंग इट इज द सोल, इट इज द सोल, एक सोल है डेमोक्रेसी का, पावर शेयरिंग। वो जो है हम लोग कभी भी उस एम को, उस गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग और पावर शेयरिंग का एडवांटेजेस क्या है। अब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे फेडरलिज्म, उसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ दे डिस्पोज, हाउ दे डिस्चार्जेस some powers to different organs and the different forms of the government। so यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। so now I conclude this chapter power sharing। hope you might understand this lesson। okay, thank you।